हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैरियर ड्राइवर्स यूट्यूब चैनल में। एंड मैं हूं आपकी एजुकेटर और आज हम करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की ही सीरीज में, रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन मौर्यन एम्पायर। अभी तक हमने देखा, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी आप देख सकते हो। हमने अभी तक देखा महाजनपद्स, राइज ऑफ महाजनपद्स एंड देन राइज ऑफ मगध। 16 महाजनपद्स में से सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद उठ के आया वो था मगध, जिसपे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं अपना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल इज करियर ड्राइवर्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डोंट मिस एनी जॉब अपडेट्स जो कि इस चैनल पे रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं। शॉर्ट्स के रूप में या वीडियोस के रूप में आप देख लीजिएगा कि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स को टाइमली फिलअप करना, तभी आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर पाते हैं जब आप फॉर्म फिल कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, हमने देखा था कि लास्ट जो रूलर थे नंदा डायनेस्टी के जो महापद्मानंदा के बाद धनानंदा थे, धनानंदा को चाणक्य की प्रॉब्लम धनानंदा से हमने देखी थी पिछले वीडियो में कि चाणक्य को इंसल्ट किया गया था धनानंद के द्वारा। तो चाणक्य क्या करते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य एक अपने स्टूडेंट को, चंद्रगुप्त मौर्य उनके स्टूडेंट होते हैं और उनको वो चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा तैयार करते हैं कि धनानंदा को वो लोग उनका एम्पायर खत्म करके अपना एम्पायर बिल्ड करते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वो बनाते हैं द किंग एंड चाणक्य बिकेम द किंग मेकर। सो इन द गाइडेंस ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य 321 BCE के अराउंड इनका मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश होता है। कैपिटल ये पाटलिपुत्रा में रखते हैं और फर्स्ट मेजर एम्पायर इंडिया में उस टाइम पे होता है जिसमें लार्जेस्ट एम्पायर, मतलब पूरा इंडिया का जो मैक्सिमम एरिया ये कंसोलिडेट कर पाए, उतना अभी तक का हमने नहीं देखा है। पूरे हमारे महाजनपद एंड अभी तक हम जो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री देखते आ रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अभी मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य इसको स्टार्ट करते हैं कि अपना उनका एम्पायर जो है बिल्ड करते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने धनानंदा को डिफीट किया था और अपनी डायनेस्टी शुरू करी थी। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा गया और उनकी बहुत फेमस किताब है अर्थशास्त्र, जो कि हमें याद करनी है कि अर्थशास्त्र से ही हमें बहुत डिटेल्स पता लगती है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पॉलिटी के बारे में, उस वक्त क्या पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिलीव्स रहे थे और क्या रूल्स फॉलो करे थे उन्होंने, जिस हिसाब से उन्होंने अपने राज्य को चलाया था। और एक और बात यहाँ पे सामने आती है कि उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या था कि सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक रूलर थे। तो ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर के साथ इनकी एक आपस में डिस्प्यूट होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य एक ट्रीटी साइन करते हैं लास्ट में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य जो ट्रीटी साइन करते हैं उसमें एज अ फ्रेंडली रिलेशन ये बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये अपनी डॉटर की वेडिंग भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराते हैं जिनका नाम हेलेना है। एंड ऑल्सो ये चंद्रगुप्त मौर्य इनको एलिफेंट्स गिफ्ट देते हैं, उस ट्रीटी के अंदर बहुत सारे एलिफेंट्स देते हैं उनके किंगडम को बिल्ड करने के लिए ग्रीक में, ताकि उनका किंगडम भी स्ट्रांग हो पाए। एंड दिस इज हाउ दे जस्ट फ्रॉम द डिस्प्यूट दे वेंट टू अ पीस ट्रीटी। ओके, एंड ऑल्सो सेल्यूकस निकेटर एक अम्बेसडर भेजते हैं अपनी ग्रीक साइड से चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, सो दैट एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन हो सके और वो हमेशा एम्बेसडर पूरी बात वहां पे नोट करता रहे कि क्या हो रहा है मौर्य एम्पायर में, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। तो मेगास्थनीज जी, तो ये ग्रीक एम्बेसडर का नाम हम डिस्कस कर रहे थे, वो है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज इनके कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर भेजते हैं और मेगास्थनीज की इंपॉर्टेंट किताब है इंडिका। तो एक तो अर्थशास्त्र हमने किताब अभी देखी चाणक्य की, नेक्स्ट किताब हमने देखी इंडिका मेगास्थनीज की। तो ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हम जिनसे पता लगता है कि सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, मॉडर्न पीरियड। ठीक है, इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है इंडिका में कि उन्होंने डिस्क्राइब किया है मेगास्थनीज से कि पाटलिपुत्रा बहुत ही लार्ज प्रॉस्पेरस सिटी थी एंड काफी डेवलप्ड थी, काफी प्रॉस्पेरस थी। और उन्होंने साथ में कास्ट सिस्टम की भी कुछ डिटेल्स दी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री की भी डिटेल्स दी हैं। बट द पॉइंट इज कि इंडिका बुक पे ना उतना रिलाई नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आते हैं कि कास्ट सिस्टम में, जैसे उन्होंने लिखा है कि 7 डिविजन्स में डिवाइडेड था उस वक्त सोसाइटी, तो काफी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं और बुक्स एंड और लिटरेचर से उस वक्त, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शायद मेगास्थनीज सही से नहीं समझ पाई या जो भी है, उनको ऐसा लगा कि 7 कास्ट सिस्टम थे, तो उन्होंने बताया कि 7 कास्ट सिस्टम्स वर देयर। तो उस हिसाब से मैं बस ये नोट करना है कि उनकी बुक में हमें क्या पता लगा। नेक्स्ट
नाउ आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य सन उनके ही सन बिंदुसार जो है किंगडम को संभालते हैं। बिंदुसार बिकेम द सेकंड किंग। उन्होंने एक्सपैंड किया अपना एम्पायर साउथवर्ड्स एक्सेप्ट तमिलनाडु एंड केरला, वहां पे एक्सपैंड नहीं किया, बाकी साउथ में अपना कब्जा करा, डेक्कन में लेके गए अपने एम्पायर को। और ग्रीक सोर्सेस से पता लगता है कि बिंदुसार को अमित्र घाटा कहा जाता है। अब ये काफी बार एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आ जाता है कि अमित्र घाटा किसको कहते हैं, स्लेयर ऑफ फोज, वो किसको कहते हैं, बिंदुसार को। तो ये नाम ग्रीक सोर्सेज में बिंदुसार के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट इज आफ्टर बिंदुसार उनके बेटे अशोक, अशोका द ग्रेट बनते हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर, ठीक है। और इनकी हम बात करें तो इससे पता लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने पहले तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने बहुत सारे भाइयों को मार के ये राजगद्दी पे बैठे थे। और उसके बाद जब उन्होंने बहुत युद्ध लड़े और एक इंपॉर्टेंट युद्ध जिसका जिक्र होता है हमेशा, कलिंगा वॉर 261 बीसी, विद ईयर आपको याद होना चाहिए 261 बीसीई कलिंगा वॉर, जिसके बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए क्योंकि उन्होंने उनको वो दृश्य जो है काफी उनका मन जो है उस दृश्य से काफी बदल जाता है। जो वो खून खराबा देखते हैं चारों ओर, तो वो उनका मन बदल जाता है और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस वक्त माना जाता है कि उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद से उन्होंने ऐसी कोई भी वॉर्स बड़े नहीं लड़े। उन्होंने बेसिक एक पॉलिसी अपनाई जिसको कहते हैं धम्मा पॉलिसी एंड पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई हमें अटैक करेगा तभी हम उस किंगडम पे अटैक करेंगे, अननेसेसरली हम अपना किंगडम एक्सपैंड करने के लिए अटैक नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज में थोड़ा सा चेंज किया। और यहाँ तक कि वो बुद्धिज्म से इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे कि उन्होंने अपनी काफी मिशनरीज भेजी श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, यहाँ तक कि अपने बेटे और अपनी बेटी को भी उन्होंने श्रीलंका में भेजा था, ठीक है, एंड प्रचार करने के लिए बुद्धिज्म का। और उनके जो इंपॉर्टेंट बात अशोका ने करी है वो है इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्ट्स। तो बेसिकली मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स उस टाइम पर किसी भी राजा ने ये नहीं किया था जो अशोका ने किया है। अशोका ने क्या किया है कि जगह जगह रॉक एडिक्ट्स बनवाए हैं जहां पे उन्होंने धम्म अपनी पॉलिसी को प्रचार किया है। उन रॉक एडिक्ट्स में उनका मकसद ये नहीं था कि अशोका की तारीफ हो, उनका मकसद ये था कि जो भी उनकी धम्मा की पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, वो उसमें जरा रॉक एडिक्ट्स में सबको मालूम चल जाए। और अलग अलग जगहों पे ये रॉक एडिक्ट्स उन्होंने अपने किंगडम में स्टैब्लिश करे जहां से कि लोग पढ़ पढ़ के लोग समझ सके कि ये है पॉलिसी, इवन वी हैव टू फॉलो दिस पॉलिसी। तो ये एडिक्ट्स जो है उन्होंने प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, मोस्टली एडिक्ट्स इस लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज में एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अक्रॉस द एम्पायर उन्होंने ये रॉक्स एंड पिलर्स लगवाए। एंड हमें जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं रॉक एडिक्ट 13 में कलिंगा वॉर एंड अशोका के बारे में पता लगता है हमें। कलिंगा वॉर का डिस्क्रिप्शन है रॉक एडिक्ट 13 में। एंड रॉक एडिक्ट 1 में हमें पता लगता है कि अशोका कन्वर्जन बुद्धिज्म में हुआ था। फिर रॉक एडिक्ट पिलर एडिक्ट 7 में हमें धम्मा पॉलिसी के बारे में पता लगता है। और ये अलग अलग लोकेशंस पे उन्होंने ये रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर्स लगवाए थे, गिरनार, धौली, कालसी, सारनाथ, सांची, इलाहाबाद, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस टाइम पे? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन विद किंग एज सुप्रीम अथॉरिटी। तो किंग सुप्रीम अथॉरिटी है और उसके नीचे जो है प्रोविंसेस में रूल कर रहे हैं प्रिंसेस एंड गवर्नर्स। अर्थशास्त्र से हमें बहुत अच्छी डिटेल्स पता लगती हैं, गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड एवरीथिंग डिटेल्स हमें पता लगती हैं। एस्पियोनेज के बारे में, यानी कि स्पाई सिस्टम था, एक बहुत एफिशिएंट स्पाई सिस्टम माना जाता है उस वक्त था, और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। मॉडर्न मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक मंत्री परिषद था एक स्पेशल, एक ग्रुप ऑफ हम कह सकते हैं मिनिस्टर्स जो कि असिस्ट कर रहे थे किंग को उस वक्त गवर्नेंस में। की ऑफिशियल्स की बात करें तो महामात्याज सीनियर ऑफिसर्स, अमात्याज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सिविल सर्वेंट्स टाइप अमात्याज, एंड संहारता जो थे वो क्या थे? रेवेन्यू से रिलेटेड है, रेवेन्यू एंड चीफ, ट्रेजरी वाला काम जो है संहारता। सेनापति, हेड ऑफ द आर्मी को सेनापति टाइटल दिया गया है। युक्ताज उस वक्त सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स को बोला गया है, ठीक है। एंड एफिशिएंट एस्पियोनेज सिस्टम, जो मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र में बताया कि काफी स्पाई सिस्टम भी बहुत अच्छा था इस टाइम पे। स्पाइज जो है लगाए जाते थे ताकि राज्य के बारे में पता लग सके अलग अलग कि क्या लोग इसके बारे में धारणा दे रहे हैं, या दूसरे किंगडम्स में स्पाई सिस्टम काफी तेज था कि अलग अलग स्पाइज उन्होंने रखे हुए थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करें तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर वॉज द बेस जिसमें मगध जो है राइज तभी कर पाता क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर है, क्योंकि फर्टाइल लैंड है, क्योंकि वहां पे हमने देखा था कि आयरन अच्छा होता है उस एरिया में, तो इसलिए तो वो फ्लरिश कर पाया था। तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। फिर एक्सटेंसिव ट्रेड जो था वेस्ट एशिया एंड यूरोप के साथ वो अच्छा दिख रहा है। अब इन्होंने साथ में ग्रीक के साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस हैं तो वहां भी ट्रेड होगा।
एंड स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स हैं। सोसाइटी जो थी वर्ण सिस्टम पे बेस्ड थी। एंड बुद्धिज्म का बहुत लेकिन प्रमोशन हुआ। वर्ण सिस्टम पे बेस्ड भले ही सोसाइटी थी, लेकिन बुद्धिज्म वाज एट पीक इन टाइम ऑफ अशोका। अशोका वाज वन ऑफ द किंग्स जिन्होंने की, हमने देखा था पहले कि बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्होंने करवाई है। तो अशोका ने काफी बुद्धिज्म का प्रचार किया अपने किंगडम में, अपने टाइम में, अपने एरा में। एंड फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, अशोका के बाद रूलर्स काफी वीक हो जाते हैं एंड प्रोविंसेस जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। जो भी उसने पूरा कंसोलिडेट करके रखा हुआ था अपना एम्पायर को अशोका ने, धीरे धीरे क्या होता है जब रूलर्स वीक होते हैं तो लोग उस वीक समय का इस्तेमाल करके किंगडम्स अलग अलग हो जाते हैं और अपना ही रूल स्टार्ट कर लेते हैं। और लास्ट रूलर हम बताते हैं मौर्यन एम्पायर का बृहदत्त था, जिसको कि पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। इसकी कहानी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पुष्यमित्र शुंग ने कैसे उसको मार के लास्ट मौर्यन रूलर को उसने अपनी डायनेस्टी शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट करी। तो इस तरीके से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। बाकी बहुत इंपॉर्टेंटली डिटेल्स जो हमने देखी अर्थशास्त्र में क्या बताया हुआ, इंडिका, मेगस्थनीज की डिटेल्स एंड रॉक एडिक्ट्स एंड महामात्याज एंड ऑल दोज इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्विक रिवीजन वीडियो है और ये पूरी रिवीजन सीरीज एंशिएंट हिस्ट्री की इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। जॉब अपडेट्स भी आप मिस मत करिएगा। एंड और भी कोई वीडियोस आती हैं एजुकेशनल वीडियोस इन दिस चैनल, you are requested to watch it with full attention and it's very important for your exam. And secondly मैं बताना चाहूंगी कि आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हुआ करिए। बहुत रिजल्ट्स आते हैं जिनसे कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं नहीं हो रहा, ठीक है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, सब उस फेज से हर कोई गुजरा है। तो एक एस्पिरेंट ही बता सकता है कि कैसा लगता है आफ्टर एवरी फेलियर, बट यू डोंट हैव टू गिव अप। जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जब तक आपके पास टाइम है, तब तक आप उस टाइम का अच्छे से यूज करिए एंड डू नॉट गिव अप। कीप गिविंग योर अटेम्प्ट्स एंड टिल यू फील दैट यू हैव डन इट एट योर मैक्स। तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस देखते रहिए एंड पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।